जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है, अश्विनी कुमार, CMD ऑफ देना बैंक। सर, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, सबसे पहले तो जो पहला क्वार्टर था, एक तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए ही चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा देना बैंक के लिए तो था ही, बट पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए चैलेंज था वो। सेकेंड क्वार्टर, अब वी आर एट दी हाफ ऑफ सेकेंड क्वार्टर, किस तरह से रहा है और क्या चीज़ें पहले तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रही? पहला क्वार्टर अगर आप देखें तो बैंकों पे काफ़ी स्ट्रेस था, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, ग्रोथ पे। क्रेडिट प्रपोजल्स बहुत कम थे, बहुत प्रोविजन रिक्वायरमेंट था। उसको देखते हुए उसके बावजूद भी देना बैंक में हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट दिया था। सीक्वेंशली मार्च 13 में हमारा 125 करोड़ था, जो जून 13 में 189 करोड़ दिया हम लोगों ने। सिमिलरली हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हुई थी। तो वैसे इंडस्ट्री को देखते हुए कॉर्पोरेशन देना बैंक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री था। दूसरे क्वार्टर में हम लोगों का थ्रस्ट मेजर रहा है एग्रीकल्चर लेंडिंग पे, रिटेल लेंडिंग पे और कासा मोबिलाइजेशन पे। तो जो फिगर्स अभी मेरे पास हैं उसमें इसी कंपैरेटिव इसी क्वार्टर के इसी क्वार्टर में पिछले साल से अच्छी ग्रोथ हुई है। तो वही थ्रस्ट हमारा अभी जारी है, बल्कि हम लोगों ने हर 15 ऑफ द मंथ को SME डिक्लेयर कर दिया है बैंक में, और उस दिन ये अपेक्षा की जा रही है कि सभी शाखाएं SME बोरोर से मिलेंगी और कम से कम एक ऋण SME को स्वीकृत करेंगी। इसी तरह हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया था फॉर रिटेल ट्रेडर्स, जिसमें 2 महीने का कैंपेन था। उसमें हम लोगों ने लगभग 500 करोड़ रुपया रिटेल ट्रेड के लिए सैंक्शन किया और 2700 लाभार्थी थे। तो इस दिशा में हमारा जोर काफ़ी चल रहा है। सारे टॉपिक्स पे हम इंडिविजुअली बात करेंगे बिकॉज देयर आर डिटेल्ड टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, बट अगर सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो ओवरऑल आपने कहा कि NPA स्लिपेजेस मोर लेस वैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर फुल ईयर के मुकाबले में देखें तो आपको लगता है कि सेकेंड क्वार्टर के बाद शायद चूंकि अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट हुआ है उस पर थोड़ा सा दबाव कम हो सकता है? नहीं, तो जैसा आपने बताया कि स्ट्रेस था पूरे सिस्टम पे, बट जो सरकार द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो उससे मोमेंटम आते आते मेरे ख्याल से नवंबर तक मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। और एक बार ये मोमेंटम आ जाता है तो ग्रोथ प्रोसेस will come into play. Maybe then NPAs are less because major stresses in these 2 quarters. Accounts have gone to CDR, facing acute problem. तो मेरे ख्याल से नवंबर onwards things should start showing signs of improvement. But when it will show improvement in the bank's balance sheet, कब तक आएगा ये? Bank's balance sheet, I think this year maybe pressure here, but from December quarter onwards things should start improving. बैंकिंग सेक्टर के लिए एक और बड़ा चैलेंज है इस तिमाही के लिए, वो है कैपिटल। बेसिकली चूंकि हम लोग अब बाज़ल 3 की तरफ भी मूव हो रहे हैं और कई सारे एडिशनल ऐसे RBI की तरफ से नियम आए हैं जिसके लिए कि आपको एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रोविजनिंग नॉर्म्स हो अगर वगैरह दूसरे नॉर्म्स हो। ऐसे में एडिशनल कैपिटल बैंक को कितना ज़रूरत पड़ेगा इस साल के लिए, जो ग्रोथ है उसको मोमेंटम रखने के लिए और जो बाज़ल 3 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके लिए क्या प्रोसेस, क्या प्लान्स हैं? हमारा कैपिटल एडिक्वेसी जून 13 में 10.55 थी और उसमें लगभग 7% टियर 1 था, बाकी टियर 2 था। तो हमारे पास इस समय मार्केट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 4-5% है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट भेजा है फॉर एडिशनल कैपिटल और उम्मीद करते हैं कि विदिन 3-4 मंथ्स वी शुड बी एबल टू गेट सम कैपिटल। हमारी रिक्वायरमेंट करीब 8% टियर 1 के लिए करीब 1500-1600 करोड़ के बीच में होगी। तो इसके लिए क्या आप बाजार से भी पैसा जुटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर इश्यूज लाइक राइट्स इश्यूज और NFP और एंड सम स्टफ लाइक दैट? नहीं, राइट इशू FP में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि 4% ही मैक्सिमम डिल्यूशन हो सकता है, तो उसमें तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। QIP के थ्रू ले सकते हैं या राइट्स इशू के थ्रू ले सकते हैं, पर अभी उसके लिए मार्केट मेरे ख्याल से अनुकूल नहीं है।
कि हम लोग इसके लिए प्रयास करें इस समय। सर, अगर पहली तिमाही में या इनफैक्ट पूरे पिछले साल में भी देखें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो है एनपीए मैनेजमेंट। एक थियरी ये है उसके पीछे कि चूंकि अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं तो कई सारी कंपनीज पैसे रीपे करने में नाकामयाब हो रही है और इसके चलते जो है एनपीएस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि अर्थव्यवस्था नज़दीकी समय में सुधरती नहीं दिखाई दे रही है और इस साल के लिए जैसे कि इकोनॉमिस्ट बात करें कि सब 5% ग्रोथ के टारगेट्स की बात करें, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या स्थिति ऐसी आ सकती है कि जब अब फिलहाल तो कॉर्पोरेट बोरोवर्स एनपीएस जा रहे हैं, बट आने वाले समय में जैसे 2008 की स्थिति थी रिटेल बोरोवर्स भी एनपीएस में आ सकते हैं? नहीं, बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का ही एक पार्ट है, तो अगर इकोनॉमी स्ट्रेस पे रहेगी तो बैंकिंग सेक्टर पे स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, चाहे वो रिटेल फाइनेंसिंग का हो या कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का हो। पर रिटेल साइड में अभी उतना प्रेशर नहीं दिख रहा है। रिटेल में अगर आप देखें तो हमारे बैंक का आज भी एनपीए लगभग 3% है, तो रिटेल साइड पे अभी तो हमको डिफॉल्ट के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। पूरे साल के लिए किस तरह का टारगेट कर रहे हैं एनपीएस? अब कितना टारगेट कर रहे हैं एज सच? एनपीए कम करने का ही टारगेट होता है। कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? एनपीए बढ़ाने का टारगेट तो नहीं होता है, पर हमारा करीब 1757 करोड़ का एनपीए है जून 13 में। नेट एनपीए लगभग 2.70% है। तो प्रयास यह है कि इसको कंटेन करा जाए। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको एग्जैक्ट कहाँ तक टारगेट कर रहे हैं, बट टारगेट इज दैट वी शुड नॉट हैव सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एनपीएस। तो उसके लिए हमारे रिकवरी कैंप्स मेरे ख्याल से हर हफ्ते भी किसी ना किसी जोन में लगते हैं, किसी ना किसी जोन में लोक अदालत होती है, और हेड ऑफिस की टीम 2 कामों के लिए फील्ड पे है आजकल। एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए और दूसरा रिकवरी के लिए। और हमने एक स्कीम भी लॉन्च करी हुई है जहाँ 2 लाख से कम वाले जो लोन्स हैं उनकी रिकवरी के लिए ब्रांच मैनेजर्स को पावर दे रखी है कॉम्प्रोमाइज़ की। तो उसके लिए भी फील्ड्स पर जगह जगह कैंप कराया जा रहा है। रिकवरी पर जोर बढ़ाने के लिए किस तरह के स्टेप्स देना बैंक की ओर से लिए जा रहे हैं? एक तो आपने कहा कि कैंप्स होने, उसके अलावा और क्या क्या किया जा रहा है? बोरर से पर्सनल कांटेक्ट है। हर हेड ऑफिस के हर अधिकारी को बड़े अकाउंट दे दिए गए हैं। 10 करोड़ से ऊपर अकाउंट मैं रेगुलर बेसिस से मॉनिटर करता हूं। उसके नीचे वाले अकाउंट दोनों ईडी को दिए गए हैं। जीएम्स के पास सबके पास पर्सनली अकाउंट दिए गए हैं, और हम लोग वीकली मीटिंग करते हैं कहाँ क्या प्रोग्रेस है। जहाँ पर हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हैंड होल्डिंग का सपोर्ट करा जाए। जहाँ पर जानबूझ के पैसा नहीं आ रहा है वहाँ पर प्रेशर दिया जाए रिकवरी के लिए। तो ऑन द होल रिकवरी पे थ्रस्ट है, और वो हर लेवल पे थ्रस्ट है रिकवरी के लिए। सर, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सबसे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर अश्विनी कुमार, सीएमडी देना बैंक। सो वन क्वेश्चन ऑन द मार्जिन्स फ्रंट। बेसिकली जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था, हमने देखा था कि मार्जिन्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर वाज अंडर प्रेशर। आगे चल के आपको लगता है कि जो दबाव है वो अभी भी बना हुआ रहेगा? मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर तो है, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट अगर आप देखें तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। यील्ड्स जो लगभग 7.05 तक आई थी, बेंचमार्क वो 8.26 हैं, हाईएस्ट शायद 9.45 तक गया था। तो प्रेशर है, बट अगर आप प्रॉपर्ली डिसबर्स करके चले तो मे बी मार्जिन्स यू मे बी एबल टू मेंटेन इफ़ यू हैव अ प्रॉपर पोर्टफोलियो। देना बैंक में अगर आप देखिए तो हमारा निम 2.46 था मार्च 13 क्वार्टर में, जो बढ़ के 2.55 हो गया था जून क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी लगभग मेरे ख्याल से कुछ 5-7 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फॉर द फुल ईयर आप मार्जिन्स का क्या लक्ष्य रखेंगे? हमारा 2.75 और 3 के बीच में था, बट आई थिंक वी विल बी समवेयर अराउंड 2.75 to 2.80। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया थोड़ा प्रेशर है निम्स में। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन मूविंग बैक टू द एनपीएस। बेसिकली अगर हम एनपीएस की बात करें तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे देना बैंक को ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और वो सेक्टर्स इकोनॉमी की मार के चलते ही शायद इस समय सिचुएशन शायद उनके लिए अच्छी नहीं है और इसके चलते वो एनपीएस भी हो रहे हैं? हमारे पास जो सेक्टर स्ट्रेस में हैं, जो अकाउंट्स हमारे पास हैं, उसमें एक तो स्टील के अकाउंट्स कुछ प्रेशर में हैं, कुछ जेम एंड ज्वेलरी के अकाउंट्स प्रेशर में हैं। तो मेजर ये 2 सेक्टर हमारे जो देना बैंक के पास पोर्टफोलियो उसमें प्रेशर में हैं, बट उनको
फॉलोअप और रिकवरी के प्रयास करे जा रहे हैं। सर एक सवाल फ्रेश स्लिपेजेस को लेके हैं, क्या आगे चल के या इस क्वार्टर से विल इट बी सेफर टू से, या क्या ये कहना सही रहेगा कि जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो एटलीस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, एटलीस्ट इफ नॉट डिक्रीज पर कंटेन हो गए, एटलीस्ट इससे ज़्यादा एकदम सडन स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा? सडन स्पाइक मेरे ख्याल से दिसंबर क्वार्टर से देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वार्टर में मेरे ख्याल से कुछ होगा, बट आई थिंक दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग। कौन से सेक्टर्स में देख रहे हैं इस समय आप? पता है मैंने जैसे इस क्वार्टर में स्टील पे स्ट्रेस था, टेक्सटाइल में स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव नॉट गॉट क्लियरेंसेस दे आर स्टक अप, सम स्ट्रेस इज देयर। सो फिलहाल पिछले कुछ दिनों में, शायद कहीं पिछले एक आध महीने में हमने देखा है कि सरकार की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए हैं। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन क्लियर्ड, सीसीआई में भी कुछ प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खास करके इतने अटके पड़े थे, तो उससे क्या आपको लगता है कि एक डिमांड, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि वापस आएगी और एक रिवाइवल का संकेत एटलीस्ट मिल रहा है उसमें? नहीं, बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट्स स्टॉल प्रोजेक्ट्स थे जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होना था या होकर रुक गया था, एक बार वो क्लियर हो रहे हैं तो उनको मोमेंटम गेन करते करते 1.5-2 महीने का टाइम लग जाएगा, एंड वंस दे गेन मोमेंटम द डिमांड वुड डेफिनेटली स्टार्ट कमिंग। सर ओवरऑल हाल में जो रिजर्व बैंक की ओर से स्टेप्स लिए गए थे, जो शायद लिक्विडिटी टाइटनिंग के लेके लिए गए थे, उसका इम्पैक्ट आप कितना देख रहे हैं आपकी बैंक पर, और कैसे? नहीं, इंटरेस्ट रेट जैसा आपने देखा मार्केट में काफ़ी ऊपर चले गए थे, सीडी के रेट्स ऊपर चले गए थे, लगभग 3 महीने की सीडी 11% पे चली गई थी। तो टाइटनिंग जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे तो उस पर डिपॉजिट्स भी हाई रेट पे मिल रहे थे, पर हम लोगों ने एज अ पॉलिसी ये सोचा था कि हम लोग कोई हाई कॉस्ट डिपॉजिट फॉर द टाइम बिंग नहीं लेंगे। बट क्या देना बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, बिकॉज हमने देखा है कि कई सारी अभी तक पब्लिक सेक्टर की तरफ से ये लीड नहीं ली गई है, बट एज फार एज प्राइवेट सेक्टर गोज हमने देखा है कि चाहे वो HDFC हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, जितने भी बड़ी बैंक्स है, एक्सिस बैंक हो, सबने अपने अपने बेसिस में बढ़ोतरी की है, और साथ ही में डिपॉजिट्स, इनफैक्ट अभी अभी डिपॉजिट्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी कुछ डिपॉजिट्स दरें बढ़ाई हैं, जैसे PNB ने। क्या आगे चल के देना बैंक को भी ये स्थिति आएगी कि आपको डिपॉजिट रेट्स और फिर उसके बाद लैंडिंग रेट बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आज की तारीख में या टोटल फाइनेंशियल मार्केट आज की तारीख में बहुत डायनेमिक स्थिति में, डेली बेसिस पे चीज़ों में बदलाव आ रहा है। आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट 9.45 चली गई थी, देन विद इन 1 डे इट वाज बैक टू 8.26, 8.27। सो इस डायनेमिक सिचुएशन में आज की तारीख में अगर आप पूछें तो अभी तक तो हम लोगों का कोई डिपॉजिट रेट इमीडिएटली बढ़ाने का या एडवांस रेट बढ़ाने का नहीं है, बट जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी वैसे एल्को की मीटिंग रेगुलरली होती रहती है, तो उसमें विचार करा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया। सर एक सवाल जो कि है रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, बिकॉज जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग बढ़ रही है हर तरफ से बैंकों के लिए, वो एक उसको लेके सभी क्वार्टर्स में या इन्वेस्टर्स जो खास करके बैंकिंग सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के बैंकिंग सेक्टर के लिए। व्हाट इज़ योर थॉट देयर? नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग जहाँ पर भी बैंक्स कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए जिन कॉर्पोरेट्स को, तो उनको एज अ बैंक उनको तो हैंड होल्डिंग बैंक को करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, और वो अगर ठीक तरह से चलते हैं तो जो आज स्ट्रेस में है वो हो सकता है कि इस रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान उससे बाहर आ जाए स्ट्रेस से। ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग बुक और कितनी होगी आपकी, और क्या पाइपलाइन होगी? हमारी इस समय टोटल रिस्ट्रक्चरिंग लास्ट क्वार्टर में लगभग 900 करोड़ की हुई थी, और इस क्वार्टर में भी हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 900 करोड़ रिस्ट्रक्चरिंग में आएगा। तो मेरे ख्याल से टोटल रिस्ट्रक्चर्ड बुक लगभग 6,700-800 करीब हो जाएगी। ओवरऑल क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ का टारगेट्स कितना रखते हैं इस साल के लिए आप? क्रेडिट ग्रोथ लगभग 16% के लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसी के लगभग ग्रोथ हमारी डिपॉजिट में रहेगी, बट क्योंकि मेजर थ्रस्ट हमने हाई कॉस्ट डिपॉजिट छोड़ के लो कॉस्ट डिपॉजिट पे डाल दिया है, और अभी हम लोग का CD रेशियो लगभग 68-69% है, तो अगर डिपॉजिट थोड़ी कम भी होती है और क्रेडिट ग्रोथ हो जाती है देन वी विल एबल टू मैनेज। एक्सेस लिक्विडिटी यानी आप इस समय रुके हुए हैं?
एक्सेस लिक्विडिटी नहीं, SLR में इन्वेस्टमेंट है हमारा लगभग 4,500 करोड़ का ऑफ एक्सेस SLR लगभग, हाँ जी, जिसमें ट्रेजरी बिल्स भी हैं। सर वन क्वेश्चन ऑन द ट्रेजरी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज जिस तरह से बॉन्ड डील्स मूव हुई हैं, हमने देखा है कि सडन स्पाइक्स खास करके इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब बॉन्ड डील्स में 10%, 9.5% टू 7, फ्रॉम 7.5 to 9.5%। इसका कितना इम्पैक्ट आप अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो पे देखते हैं आगे चल के? नहीं, वही मैंने कहा, आगे चल के तो डिपेंड करता है यील्ड्स कहाँ जाती हैं। इस क्वार्टर के में जैसे अभी 8.26 के पास 10% चल रहा है, तो उसमें तो ज़्यादा हिट नहीं लग रही है ट्रेजरी को होगी, और आगे देखते हैं हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस। सर वन क्वेश्चन ऑन द रिटेल पोर्टफोलियो। रिटेल पोर्टफोलियो में आप कहाँ ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं? बिकॉज देना बैंक उन बैंक्स में से एक है जहाँ पे रिटेल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक तो आपने कहा कि एग्रीकल्चर पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ओवरऑल अदरवाइज ऑल्सो रिटेल लेंडिंग में कहाँ फोकस हो रहा है आपका ज़्यादा? रिटेल में बताया, जैसे रिटेल ट्रेड में हमने 500 करोड़ कर दिया, सो दिस इज वन ऑफ द रिटेल। हाउसिंग वी आर फोकसिंग इन अ वेरी बिग वे, वी आर हैविंग हाउसिंग मेलास, देन एग्रीकल्चर, SME, ऑल दीज सेक्टर्स आर द मेजर थ्रस्ट एरियाज। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमसे बातचीत जारी रखेंगे, तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर अश्विनी कुमार, CMD देना बैंक। सब अगर माइक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को देखें तो RBI की तरफ से अलग टारगेट्स हैं, PME गवर्नमेंट की तरफ से अलग टारगेट्स हैं। आपको इस समय क्या सेंस मिल रहा है? आप काफ़ी सारे कॉर्पोरेट से बात करते हैं, क्या सेंस मिल रहा है इस समय आपको? नहीं, GDP ग्रोथ की अगर आप बात लें तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे ईयर प्रोग्रेस करेगा GDP ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। कई सारे इश्यूज हैं, ग्लोबल ग्रोथ भी थोड़ी कम करी गई है एक्सपेक्टेड, बट US इकॉनमी में थोड़ी रिकवरी शुरू हुई है, जापान में शुरू हुई है, तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया में भी रिकवरी शुड स्टार्ट एज द ईयर प्रोग्रेसेस। स्पेशली अगर आप देखें मानसून बहुत अच्छा हुआ है, सोइंग एरिया अंडर सोइंग हैज इम्प्रूव्ड, तो वंस द क्रॉप्स कम तो रूरल एरिया में जो डिमांड बढ़ेगी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, that should have a positive impact on economy in the days to come during the year. Similarly, जो reservoirs हैं उनमें भी अच्छी रेंज की वजह से पानी है, तो hydro electric output should also improve. So I think as the year progresses, the GDP should start showing signs of improvement. सर बेटी बेटा मानसून से आपने थोड़े एग्रीकल्चर डिमांड या जो रूरल डिमांड है उसमें कुछ देखा? एग्रीकल्चर में तो डिमांड बढ़ी है फाइनेंसिंग की, एंड वंस द क्रॉप्स कम इन द मार्केट तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी रूरल सेक्टर में बढ़नी चाहिए, एंड दैट शुड हेल्प द इकोनॉमी GDP टू ग्रो। वन क्वेश्चन ऑन योर एक्सपेंशन पार्ट ऑफ इट, जो विस्तार योजना है बैंक्स की, देना बैंक की, इस समय इस साल के अंत तक आप कुल मिला के कितनी शाखाएं और ATMs खोलने की योजना बना रहे हैं? लगभग हमारा लक्ष्य है 150 से 200 शाखाएं खोलने के बीच में, क्योंकि मैं 150-200 इसलिए कह रहा हूँ कि शाखा खोलने का जो हम लोग प्लान भेजते हैं उसका अप्रूवल आता है, फिर कभी डिले जाता है प्रेमिसेस की वजह से, कभी अन्य कारणों से, तो लगभग 150 से 200 शाखाएं खोलने का लक्ष्य है, और अब तक हम लोग 35 शाखाएं लगभग खोल चुके हैं, तो बाय द ईयर एंड 150 शाखाएं तो निश्चित हो जाएंगी, और हो सकता है कि थोड़ा बढ़ा के 200 तक पहुंच जाए। लक्ष्य हमारा यही है। और एक अच्छा डेवलपमेंट देना बैंक के लिए है कि अभी तक हमारी कोई ओवरसीज़ प्रेजेंस नहीं थी, और हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के लिए परमिशन मिल गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हम लंदन में खोल रहे हैं, और प्रयास ये है कि इसी वर्ष में खोल दें। सर ऑन दी हायरिंग पार्ट, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग की जाती है, और स्लो डाउन का इम्पैक्ट वहाँ पर शायद नहीं देखा जाता है, एटलीस्ट बाकी सब जगह पे जॉब लॉसेज होती है, बट बैंकिंग सेक्टर में हमेशा ही एक मैन पावर जो है, ह्यूमन रिसोर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स कितना आप ऐड करेंगे इस साल के लिए, और क्या इसमें कोई नंबर्स चेंज हुए हैं इस साल ड्यू टू दी स्लो डाउन? नहीं, क्योंकि ब्रांचें हमारी उसी नंबर में खुल रही हैं, और रिटायरमेंट्स भी बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी हैं, तो नंबर में तो कमी नहीं करी है। हम लोग लगभग 2200 आदमी रिक्रूट कर रहे हैं इस वर्ष, जिसमें आधे हैं, करीब 1100 क्लरिकल में और 1100 ऑफिसर्स में, और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी है।
और लगभग 1300 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आखिरी सवाल जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल हम इकोनॉमी में काफ़ी इस समय जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी पेसिमिज्म का है, काफ़ी निराशाजनक है। कई जगह जॉब लॉसेस देख रही हैं, कई जगह हम कंपनीज बंद हो रही, इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ऐसे में ओवरऑल स्लो डाउन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसका कितना इम्पैक्ट आप बैंकिंग सेक्टर पे या बैंकिंग सेक्टर की डिमांड पर दिख रहे हैं? नहीं, जैसा मैंने बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है, एक्सपेंशंस के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, पर रिटेल में डिमांड है, तो इम्पैक्ट तो ओवरऑल पड़ा है। पर लगभग अगर आरबीआई 5.2 5.3 की बात करता है, FM साहब 5.5-6% की बात करते हैं, तो 5.5 को जो मल्टीप्लायर है कहते हैं कि लगभग 3 टाइम्स क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए, तो 16-16.5% की जो ग्रोथ की बात हो रही है वो हो जानी चाहिए। तो इतना ग्लूमी जैसा आपको लग रहा है, इतना ग्लूमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम जरूर है। बट रिटेल में क्या आप खास करके होम और कार लोन्स में कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? कार लोन्स में थोड़ी डिमांड कम है, होम लोन्स में, मेट्रोज में थोड़ी कम है, हाई कॉस्ट हाउसिंग में कम है, अदरवाइज डिमांड है। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर थैंक्स सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन सी बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।